जय हिंद साथियों। लूसेंट क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखिए, अगर आप बिहार पुलिस हो गया, बिहार मद्य निषेध हो गया या बिहार डीएलएड हो गया, अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीके जीएस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपके लिए यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी जानते हैं कि शाम के 6 बजे से हम लोग लूसेंट का क्लास, लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक से डेली क्लास करते हैं और अभी लूसेंट बुक से क्लास स्टार्ट हो गया है। तो जो लोग भी अभी तक जुड़े नहीं हैं वो लोग जुड़ जाएं और फटाफट एक बार वीडियो को शेयर कर दें ताकि सभी बच्चे इस लूसेंट क्लास का फ़ायदा उठा सके और अपनी तैयारी को बेहतरीन बना सके। तो एक बार शेयर कर दीजिएगा। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है कि धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान है, यह किस समयावधि से जुड़ा हुआ है। आपको बताना है कि धौलावीरा जो है एक पुरातात्विक स्थान है, यह किस समयावधि से जुड़ा हुआ है। लूसेंट का क्वेश्चन है तो थोड़ा सा तो कन्फ्यूजन होगा ही, तो फटाफट सही जवाब बताए कि एक का सही जवाब क्या हो जाएगा। देखिए, धौलावीरा जो है वह सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, तो ऑप्शन सी अगर आप इस प्रश्न का सही जवाब बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान है जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, तो 1 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइए 2 नंबर कि हड़प्पा के लोग किसकी पूजा नहीं करते थे। ये एसएससी सीएचएसएल में क्वेश्चन ये पूछा गया है। सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछा ही गया है, चाहे एमटीएस का हो, सीएचएसएल का हो, जीडी का हो या आपके बिहार पुलिस का हो। हर क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है क्योंकि लूसेंट का टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो 2 का सही जवाब बताएं कि हड़प्पा के लोग किसकी पूजा नहीं करते थे। तो देखिए, हड़प्पा की जो लोग थे वो विष्णु की पूजा नहीं करते थे, भगवान विष्णु की पूजा हड़प्पा सभ्यता के लोग नहीं करते थे। तो अगर आप ऑप्शन बी बता रहे हैं तो इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं कि सिंधु घाटी सभ्यता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी है। फटाफट बताइए कि सिंधु घाटी सभ्यता एक कैसी सभ्यता है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता है। देखिए, अगर आप कांस्य युगीन सभ्यता बता रहे हैं यानी ऑप्शन डी, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। सिंधु घाटी जो सभ्यता है वह कांस्य युगीन सभ्यता है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता है तो कांस्य युगीन सभ्यता है। नेक्स्ट का सही जवाब बताइए 4 नंबर कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। 4 का सही जवाब बताएं। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी कि वहाँ के जो घर बने थे यानी जो वहाँ के भवन थे वह ईंट के बने हुए थे। तो ईंट के बने हुए भवन सिंधु घाटी सभ्यता में थे, तो इसकी यही विशेषता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी, तो ईंट के बने भवन। तो 4 का अगर आप ऑप्शन सी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 5 का सही जवाब बताएं कि यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या होता है। यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या होता है। फटाफट 5 का सही जवाब बताएं। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर कि यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या होता है। तो देखिए, इसका कोई अर्थ पूछे कि यजुर का अर्थ क्या होता है तो इसका अर्थ होता है बलिदान, त्याग। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, बलिदान। बलिदान विल बी राइट आंसर। यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या होता है तो बलिदान होता है, तो 5 का ऑप्शन सी बलिदान सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं कि हड़प्पा सभ्यता 2500 बीसी के आसपास विकसित हुआ था। हड़प्पा सभ्यता 2500 बीसी के आसपास विकसित हुआ था। आज उन्हें हम क्या कहते हैं। फटाफट बताइए कि आज हम उन्हें क्या कहते हैं। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर कि आज हम लोग उन्हें क्या कहते हैं, जल्दी से बताएं। तो देखिए, इससे हम लोग पश्चिम भारत और पाकिस्तान के नाम से जानते हैं क्योंकि कुछ पश्चिम भारत में आ गया, जैसे लोथल हो गया, कालीबंगा हो गया, ये सब आपका जो है भारत में हो गया।
और पाकिस्तान में इसका कुछ भाग, बहुत सारा भाग जो है पाकिस्तान में चला गया। अगला क्वेश्चन का सही सही जवाब बताइए। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार, थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया है। हम जानते हैं कि इस प्रश्न का सही जवाब सभी लोग जानते हैं, लेकिन क्वेश्चन को घुमा देने के बाद बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत आंसर एग्जाम में देकर चले आते हैं। तो 7 का सही सही जवाब बताए कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते का अर्थ होता है सत्य की हमेशा विजय होती है। तो भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस प्राचीन भारतीय शास्त्रों से उद्धत एक मंत्र है। आपको बताना है कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते है वह किस ग्रंथ से लिया गया है। फटाफट सही जवाब बताए कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है। देखिए, क्लास ख़त्म होने के बाद पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर दे दिया जाएगा, तो पीडीएफ आप वहाँ से ले लीजिएगा। और जितने भी हमारे दोस्त हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उन सभी से रिक्वेस्ट है कि लूसेंट को नाश्ते नाबूद करना चाहते हैं, लूसेंट पढ़ना चाहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शाम को 6 बजे हमारे साथ ज़रूर जुड़ जाइएगा। देखिए, 7 का ऑप्शन भी मुंडकोपनिषद हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते जो है वह मुंडकोपनिषद है, तो 7 का ऑप्शन भी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न 8 नंबर का बताइए कि किस वेद में रोग का उपचार दिया गया है। आपको बताना है कि किस वेद में रोग का उपचार दिया गया है। यहाँ अथर्व वेद है, यहाँ अथर्व है, अथर्व ऑप्शन डी है। किस वेद में रोग का उपचार दिया है, तो ये अथर्व में दिया गया है, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 9 नंबर देखिए कि त्रिरत्न की अवधारणा किससे संबंधित है। फटाफट इस प्रश्न का सही सही जवाब बताए 9 का। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कई बार पूछा भी गया है। तो देखिए, हम चाहते हैं कि हम आपको वही क्वेश्चन पढ़ाएं जो आपके एग्ज़ाम में देखने को मिले, समझे कि नहीं। तो आप लोग हमारा सपोर्ट कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो जितने भी दोस्त हैं वीडियो को शेयर कर देंगे और फटाफट 9 का सही सही जवाब बताएंगे कि त्रिरत्न की अवधारणा किससे संबंधित है। तो देखिए, ये जैन धर्म से संबंधित है। त्रिरत्न की जो अवधारणा है ये आपका जैन धर्म से संबंधित है, तो ऑप्शन बी अगर बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न का सही सही जवाब बताइए 10 नंबर कि 10 का सही जवाब क्या हो जाएगा कि प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था। फटाफट 10 का सही सही जवाब बताएं कि प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था। 10 का सही सही जवाब बताएं कि प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था। देखिए, कौशल के नाम से जाना जाता था, कौशल के नाम से। प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था, तो कौशल के नाम से जाना जाता था। तो याद रखिएगा 10 का ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही सही जवाब बताए कि बौद्ध तीर्थ स्थान दात का मंदिर कहाँ स्थित है। आपको बताना है कि बौद्ध तीर्थ स्थान दात का मंदिर कहाँ स्थित है। सही सही जवाब बताएंगे कमेंट बॉक्स में। और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो 11 का फटाफट सही जवाब बताएंगे कि बौद्ध तीर्थ स्थान दात का मंदिर कहाँ स्थित है। देखिए, अगर आप 11 का श्रीलंका बता रहे हैं ऑप्शन बी श्रीलंका, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। बौद्ध तीर्थ स्थान दात का मंदिर जो है वह श्रीलंका में स्थित है, तो 11 का ऑप्शन भी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न का सही सही जवाब बताइए 12 नंबर कि निम्नलिखित में से धोए जाने वाले धर्म एवं पवित्र पुस्तकों में कौन सी जोड़ी असंगत है। फटाफट बताइएगा कि एक साइड धर्म है, एक साइड पवित्र पुस्तक है, तो कौन सा पुस्तक जो है किस धर्म से संबंधित नहीं है, आपको यही बताना है। तो 12 का सही सही जवाब बताएं। तो सबसे पहले देख लीजिए, इस्लाम कुरान से संबंधित है, ईसाई धर्म जो है बाइबल से संबंधित है, जैन धर्म उपनिषद से संबंधित है, लेकिन सिख धर्म गुरु ग्रंथ साहिब से संबंधित नहीं है, तो ये असंगत है। तो ख नंबर जो है इस प्रश्न का यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का आपका बिल्कुल करेक्ट और सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही सही जवाब बताइए। क्वेश्चन बहुत बार एसएससी में पूछा गया है कि बोरोबुदुर का मंदिर कहाँ स्थित है। फटाफट सही जवाब बताइए कि बोरोबुदुर का बौद्ध मंदिर,
बोरोबुदुर का बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। बोरोबुदुर का बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? देखिए, बोरोबुदुर का जो बौद्ध मंदिर है वो जावा में स्थित है। तो जावा किस देश में है? तो इंडोनेशिया में है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। बोरोबुदुर बौद्ध मंदिर जावा इंडोनेशिया में है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि बौद्ध संरचना धम्मेक स्तूप, बौद्ध संरचना धम्मेक स्तूप कहाँ पर है? फटाफट सही जवाब बताइएगा कि बौद्ध संरचना धम्मेक स्तूप कहाँ पर है। तो 14 का ऑप्शन ए अगर आप सारनाथ बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। बौद्ध संरचना यानी धम्मेक स्तूप जो है सारनाथ उत्तर प्रदेश में है। तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट का सही जवाब बताइए 15 का कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का सही जवाब बता पाएंगे, क्योंकि बहुत लोग इस प्रश्न में जो है कंफ्यूज रहते हैं और गलत आंसर देते हैं कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो देखिए, बोध गया में हुई थी, लेकिन बोध गया तो ऑप्शन में है नहीं। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में हुई थी। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, ये बोध गया हो जाएगा। तो बोध गया बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यहाँ अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 16 नंबर का सही जवाब बताइएगा कि जहाँ यह है कि भगवान ने अपना, कहाँ यह है कि भगवान ने अपना पहला उपदेश दिया था। उस स्मारक का नाम खुला और जिसे सीट ऑफ द होली बुद्ध यानी पवित्र बुद्ध का आसन भी कहा जाता है। तो आप सभी जानते हैं कि महात्मा बुद्ध ने सबसे पहला जो है अपना उपदेश सारनाथ में दिया था, धम्मेक स्तूप। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 17 का सही जवाब बताएं कि भारत का सबसे बड़ा और दुनिया का सबसे बड़ा मठ, भारत का सबसे बड़ा और दुनिया का सबसे बड़ा मठ तवांग मठ कहाँ स्थित है। फटाफट इस प्रश्न का सभी बच्चे सही जवाब बताएंगे कि भारत का सबसे बड़ा मठ और दुनिया का सबसे बड़ा मठ तवांग मठ कहाँ स्थित है। देखिए, तवांग मठ का नाम आप लोग सुने होंगे, जो भारत का और विश्व का सबसे बड़ा मठ है। ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है। तो अरुणाचल प्रदेश आपका इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछे कि भारत का सबसे बड़ा और दुनिया का सबसे बड़ा मठ तवांग मठ कहाँ स्थित है, तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है। निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है? तो त्रिपिटक ग्रंथ है। त्रिपिटक जो ग्रंथ है और बुद्ध शिक्षाओं का एक संग्रह है और बौद्ध धर्म से ही ये संबंधित है। तो त्रिपिटक आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का आंसर जो है थोड़ा सा ध्यानपूर्वक दीजिएगा कि नीचे दिए गए शब्द के 4 युग्म दिए गए हैं, जिनमें 3 किसी तरह से एक समान है और 1 युग्म भिन्न है। कौन सा युग्म शेष से भिन्न है आपको बताना है। देखिए, चारों ऑप्शन में से 3 ऑप्शन जो है एक जैसा है और 1 ऑप्शन गलत है, तो उसी को चुनना है। तो फटाफट बताइएगा। देखिए, अवेस्ता जो है पारसी धर्म का ग्रंथ है, तोरा यहूदी धर्म का ग्रंथ है, त्रिपिटक बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, लेकिन मंदिर हिंदू धर्म का ग्रंथ नहीं है। तो इसका सही जो ऑप्शन डी मंदिर और हिंदू आपका बिल्कुल गलत आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं 20 नंबर कि भारत का एक धर्म जोरोएस्ट्रियन, भारत का एक धर्म जोरोएस्ट्रियन जिसे हम लोग पारसी कहते हैं, तो भारत का एक धर्म जोरोएस्ट्रियन पारसी मुख्य रूप से किस राज्य में पाया जाता है। तो देखिए, पारसी जो धर्म होता है सबसे ज़्यादा पारसी महाराष्ट्र में, पारसी धर्म के सबसे ज़्यादा लोग महाराष्ट्र में हैं। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं कि निम्नलिखित में कौन सा यहूदी धर्म से संबंधित है। तो अभी आपको बताएं तोरा जो है वह यहूदी धर्म से संबंधित है। तो 21 का ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइए कि जेंद अवेस्ता डैश के साथ आशीर्वादित है। फटाफट बताइएगा कि जेंद अवेस्ता किस धर्म से संबंधित है। ये भी क्वेश्चन बता दीजिए कि जेंद अवेस्ता किस धर्म से संबंधित है। तो ये पारसी धर्म से संबंधित है। जेंद अवेस्ता जो है पारसी धर्म से संबंधित है। तो ऑप्शन ए पारसी धर्म अगर आप बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइए
कि मौर्य वंश को किस वंश की शुरुआत हुई। मौर्य वंश के बाद किस वंश की शुरुआत हुई। देखिए मौर्य वंश के बाद जो है वह आपका शुंग वंश की शुरुआत हुई थी। तो इसका सही जो ऑप्शन है शुंग हो जाएगा। पुष्यमित्र शुंग आप तो सुने ही होंगे। अगला प्रश्न देख लीजिए 24 नंबर के किस राजा को कहानी यानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है। कौन राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है, ऐसे भी आप बता सकते हैं। देखिए मुद्रा राक्षस जो नाटक है इसमें चंद्रगुप्त मौर्य राजा के बारे में बताया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य की राजा की कहानी है। तो चंद्रगुप्त का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है, तो चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइएगा कि मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था। ये क्वेश्चन बिहार पुलिस में कई बार पूछा गया है, इसलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको याद रखना होगा कि मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था। तो बृहदत्त अगर बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। बृहदत्त जो है वो मौर्य वंश का अंतिम सम्राट था। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइएगा कि सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे। फटाफट बताइएगा कि सम्राट अशोक जो थे, अशोक जो राजा थे वह किसके उत्तराधिकारी थे। 26 का सही जवाब बताइएगा कि सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे। ते आपका बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे, यानी ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछे कि सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे तो बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। तो बिंदुसार इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 27 नंबर है कि चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था। फटाफट 27 का सही जवाब बताएंगे कि चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था। देखिए चाणक्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त भी था। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, विष्णुदत्त। अर्थशास्त्र के रचयिता जिसे कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखिए 28 नंबर की महान सम्राट अशोक किस वंश के थे। फटाफट बताइएगा कि महान सम्राट जो अशोक जो थे वह किस वंश के थे। सभी बच्चे इस प्रश्न का सही जवाब बताएंगे कि महान सम्राट अशोक किस वंश के थे। तो देखिए अशोक जो थे वो मौर्य वंश के शासक थे। तो मौर्य वंश अगर क्वेश्चन पूछे कि अशोक सम्राट किस वंश के शासक थे तो मौर्य वंश के शासक थे। अगला प्रश्न का सही जवाब बताइएगा कि निम्नलिखित विकल्पों में से गलत जोड़ी का चयन करें। गलत जोड़ी का चयन करना है तो देख लीजिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य राजा थे। राजारोज जो थे वो चोल वंश के शासक थे। कनिष्क कुषाण वंश का शासक था, लेकिन बिंबिसार गुप्त वंश का शासक नहीं था। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल गलत है। यह बिंबिसार नहीं होना चाहिए। यहाँ बिंबिसार भी मौर्य वंश का ही शासक था, तो यहाँ मौर्य होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइए 30 नंबर कि गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन थे। गुप्त साम्राज्य के देखिए गुप्ता डायनेस्टी आप लोग पढ़े होंगे तो आपको याद होगा। सभी क्वेश्चन लूसेंट से हैं। सभी जितने भी क्वेश्चन अभी तक हम आपको करवा रहे हैं सभी लूसेंट से हैं। इसीलिए आपसे कह रहे हैं कि वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके सपोर्ट कीजिए। शेयर आप लोग वीडियो को नहीं करते हैं, बहुत गलत बात है। तो देखिए गुप्ता डायनेस्टी के जो संस्थापक थे वो आपका श्रीगुप्त थे। गुप्ता डायनेस्टी यानी गुप्ता साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त थे। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइए कि पूर्व चोल राजाओं में किसे सबसे महान माना जाता है। आप ही बताइए कि पूर्व चोल राजाओं में किसे सबसे महान माना जाता है। फटाफट बताइए कि पूर्व चोल राजाओं में किसे सबसे महान माना जाता है। तो देखिए यहाँ ऑप्शन में ये ऑप्शन गलत टाइपिंग है, यहाँ करिकाला हो जाएगा। करिकाला एक राजा था, करिकाला को ही पूर्व चोल राजाओं में सबसे महान माना जाता था। तो करिकाला बिल्कुल सही जवाब हो जाता। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं कि गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत की सैर की थी। 32 का सही जवाब बताएं कि गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत की सैर की थी। तो यह फाहियान था। फाहियान किस राजा के शासनकाल में भारत आया था, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और गुप्त काल के दौरान फाहियान जो है भारत की यात्रा किया था।
आगे देखिए कि किस चालुक्य राजा ने कनौज के राजा हर्ष को पराजित किया था। फटाफट सही जवाब बताइएगा कि किस चालुक्य राजा ने कनौज के राजा हर्ष को पराजित किया था। यह पुलकेशिन द्वितीय अगर आप बता रहे हैं ऑप्शन सी तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पुलकेशिन द्वितीय ने चालुक्य राजा कनौज के चालुक्य राजा ने पुलकेशिन एक चालुक्य राजा था जिसने कनौज के राजा हर्ष को पराजित किया था। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न का सही जवाब बताएंगे कि पल्लव वंश के किस राजा ने संस्कृत नाटक लिखा था। देखते हैं कितने बच्चे इस प्रश्न का सही जवाब बता पाते हैं कि पल्लव वंश के किस राजा ने संस्कृत नाटक लिखा था। तो ये महेंद्र वर्मन हो जाएंगे। महेंद्र वर्मन बिल्कुल इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। पल्लव वंश के किस राजा ने संस्कृत नाटक लिखा था। तो महेंद्र वर्मन ने लिखा था। आगे देखिए कि चोल राजवंश के अंतिम शासक कौन था। चोल राजवंश के अंतिम शासक आपको बताना है कि चोल राजवंश के अंतिम शासक कौन था। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो देखिए चोल राजा के जो अंतिम शासक था वो विजयालय चोल था। विजयालय चोल राजवंश के अंतिम शासक था। तो 35 का ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए कि साहित्य के प्रख्यात समर्थक राजा भोज किस वंश से जुड़े थे। फटाफट सही जवाब बताएंगे कि साहित्य के प्रख्यात समर्थक राजा भोज किस वंश से जुड़े थे। तो इसका सही जवाब परमार वंश हो जाएगा। साहित्य के प्रख्यात समर्थक राजा भोज जो थे वो परमार वंश से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइए कि चोल राजा ने किसके द्वीपों पर दरायन विजय पाई थी। फटाफट सही जवाब बताइए कि चोल राजा ने किसके द्वीपों पर दरायन विजय प्राप्त की थी। तो ये देखिए राजाराज के द्वीपों पर चोल राजा ने दरायन विजय प्राप्त की थी, दरायन विजय पाई थी। आगे देखिए इनमें से कौन सा वंश दक्षिण भारत से मेल नहीं खाता है। आपको बताना है कि कौन सा वंश है जो दक्षिण भारत से नहीं है। तो ये पाल वंश दक्षिण भारत का वंश नहीं है। पांड्या था, सातवाहन था, पल्लव था, लेकिन पाल वंश नहीं था। 39 का सही जवाब बताइएगा कि किस राजा ने पूर्व एशिया के कुछ हिस्से को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था। तो आप बताइए कि किस भारतीय राजा ने पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था। तो राजेंद्र चोल बता रहे हैं। तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। राजेंद्र चोल ने पूर्व एशिया के कुछ हिस्से को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था। आज का लास्ट प्रश्न है 40 नंबर और ये होमवर्क का क्वेश्चन है और उम्मीद है कि आप इस प्रश्न का सही जवाब दे पाएंगे। गद्दी चेर वंशीय यानी चेरा राजवंश गद्दी चेर वंशीय राज्यों का शासन था। गद्दी चेर वंशीय राज्यों का शासन था। तो 2 राज्य का नाम आपको बताना है कि किस राज्य में कौन से राज्य में गद्दी चेर वंशीय राज्यों का शासन था। तो फटाफट इस प्रश्न का सही जवाब बताएंगे। ये होमवर्क का क्वेश्चन है और लूसेंट का डेली क्वेश्चन आपको शाम को 6 बजे मिल जाएगा। अगर आप शाम को 6 बजे आते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा लूसेंट क्लास करने से। और आप सभी जानते हैं कि लूसेंट एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को शेयर कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।